सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 टू 55। ये जितने भी हम आपको देखिए क्वेश्चन समझाएंगे इस वीडियो में, ये सारे ही प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चाहे आपके कॉलेज के इंटरनल एग्जाम्स हों, चाहे आपके फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में आपको इस तरह के क्वेश्चन बेनिफिट करेंगे। एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुने जो भी आपको समझाया जाता है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपनी आज की इस वीडियो का। पूछा है आपसे कि वाटर एंड ऑयल इमल्सिफायर्स की HLB स्केल पे रेंज कितनी होती है? 1 to 3, 3 to 6, 7 to 9 या 8 to 16? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 3 to 6 रेंज होती है वाटर एंड ऑयल इमल्सिफायर्स की HLB स्केल पे। अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं HLB स्केल। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है, देखिए, हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस कहा जाता है HLB को, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके थ्रू क्या डिस्क्राइब किए जाते हैं? सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं? सरफेस एक्टिव एजेंट्स, जिनकी मदद से हम हमारे इमल्शंस बनाए जाते हैं। दो तरह के इमल्शन होते हैं, वाटर इन ऑयल इमल्शन, और भी मल्टीपल इमल्शंस होते हैं, बट अभी हम दो ही तरह के इमल्शन की बात करेंगे। वाटर इन ऑयल इमल्शन, जहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर वाटर जो है ये डिस्पर्स्ड फेस में है, और ऑयल जो है ये ज़्यादा मात्रा में है तो ये कॉन्टिन्यूस फेस में है। और दूसरा होता है, देखिए, ऑयल इन वाटर इमल्शन, जहाँ पर ये वाटर जो है अब ये कॉन्टिन्यूस फेस में बन गया, ज़्यादा क्वांटिटी में बन गया, और ऑयल जो है ये देखिए डिस्पर्स्ड फेस, इनकी इस तरह से ड्रॉप्स बन गई। तो इन तरह की इमल्शंस को बनाने के लिए किस तरह के सर्फेक्टेंट्स का हमें इस्तेमाल करना है वो पता लगता है हमें HLB स्केल से। अगर आप बात करें किसकी, अगर हम बात करें वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की, तो इनकी HLB वैल्यू पर रेंज होती है 3 to 6। वहीं अगर हम बात करें किसकी, ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की, तो इनकी HLB स्केल पे इनकी रेंज होती है 8 to 16। बाकी आप अलग अलग देख रहे हैं, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स की रेंज, डिटर्जेंट्स की क्या रेंज होती है, फिर आप यहाँ वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट्स की रेंज देख रहे हैं, एंड एंटी फोमिंग एजेंट्स की रेंज देख रहे हैं। ये सभी रेंज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इन रेंज पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप ये रेंज याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको एग्जाम्पल बताना है ओपेक पाउडर पेपर का, जिसमें क्या होती है, नो मॉइस्चर रेजिस्टेंट कैपेसिटी जिसकी होती है। आपको ऑप्शन में दिया गया है कि वेजिटेबल पर्चमेंट, ग्लाइसिन, वैक्स्ड या वाइट बॉन्ड। आंसर है इसका ऑप्शन डी, वाइट बॉन्ड पेपर जो है वो एक ऐसा पेपर होता है जिसमें मॉइस्चर रेजिस्टेंट कैपेसिटी नहीं होती है। अब अगर बात करें, देखिए, ये पेपर का क्या यूज़ होता है, क्या इस्तेमाल होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, अगर हम बात करें तो पाउडर्स को जब वे किया जाता है तो इन पेपर्स के ऊपर रख के ही वे किया जाता है, ताकि क्योंकि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं पाउडर में वो काफ़ी कम मात्रा में होते हैं, तो उनका वो लॉस ना हो जाए। और लेबोरेटरी वगैरह में भी आपने इस तरह के पेपर्स यूज़ किए होंगे। स्क्रीन पे आप अपने देख रहे हैं, ये पेपर है, ये वेजिटेबल पर्चमेंट पेपर। वेजिटेबल पर्चमेंट क्या होता है, देखिए, थिन सेमी ओपेक मॉइस्चर रेजिस्टेंट पेपर इसको कहा जाता है। मॉइस्चर रेजिस्टेंट मतलब कि जो भी नमी होती है उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं इस तरह के पेपर, ताकि जो भी पाउडर इनके ऊपर डाला जा रहा है वो ड्राई रहे। नेक्स्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वाइट बॉन्ड पेपर, तो यही एग्जांपल अभी यही हमने डिस्कस किया है। वाइट बॉन्ड पेपर देखिए इस तरह के पेपर होते हैं जिनमें नो मॉइस्चर रेजिस्टेंट कैपेसिटी होती है, मतलब बिल्कुल भी मॉइस्चर को अपने अंदर ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा पेपर है, ये देखिए ग्लासिन ग्लेज्ड ट्रांसपेरेंट मॉइस्चर रेजिस्टेंट पेपर इसको कहा जाता है, जो अपनी स्क्रीन पे आप अभी देख रहे हैं। एंड लास्ट है, देखिए, वैक्स्ड पेपर, इसको वैक्स्ड ट्रांसपेरेंट वाटर प्रूफ पेपर कहा जाता है। तो ये सारे ही पेपर्स हमने आपको दिखाने की कोशिश की जितने भी यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में पाउडर्स वगैरह के मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए, लैटिन टर्म ऑरेस्टिल का इनमें से क्या मतलब होता है, किसको रिप्रेजेंट करती है ऑरेस्टिल? ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, नोज वॉश या माउथ वॉश? आंसर है इसका ऑप्शन ए, ईयर ड्रॉप को रिप्रेजेंट किया जाता है लैटिन टर्म में ऑरेस्टिल के नाम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा, देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड, एरेकिडिक एसिड में इनमें से कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 22, 20, 18 या 15? आंसर है इसका बच्चों ऑप्शन बी, 20 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं एरेकिडिक एसिड में। अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस तरह की लॉन्ग चेन होती है इसकी, और यही आपको यहाँ बताया गया है। ये बिलोंग करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बिलोंग करते हैं, जिनको कहा जाता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड कंपाउंड्स। इतने ज़्यादा मात्रा में इनमें कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, टोटल 20। इसी की वजह से इस तरह की लॉन्ग चेन होती है इनकी। एरेकिडिक एसिड की अगर यूज़ की बात करें तो इनको डिटर्जेंट के प्रोडक्शन में, फोटोग्राफिक मटेरियल के प्रोडक्शन में एंड एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ल्यूब्रिकेंट क्या होते हैं? ऐसे एजेंट्स जो कि दो चीज़ों के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। जैसे टैबलेट मैन्युफैक्चर में आपने सुना होगा ल्यूब्रिकेंट्स ऐड किए जाते हैं, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो ईजी हो जाती है टैबलेट्स की। ये जो है देखिए यहाँ पर यही बताया गया है, ये इस तरह के फैटी एसिड में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं? 13 से 21 तक कार्बन एटम प्रेजेंट हो सकते हैं इन तरह के ऑर्गेनिक फैटी एसिड्स में। पूछे आपसे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या होती है मेन कॉज माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड? तो सभी को पता होगा, देखिए यहाँ पर हमारी बॉडी के इस रीजन पे नेक में प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। इसकी माल फंक्शनिंग मतलब इसके ठीक से काम ना करने की क्या रीज़न होती है? किसकी डेफिशिएंसी से ऐसा होता है? विटामिन सी, आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी या आयोडीन डेफिशिएंसी? आंसर है इसका ऑप्शन डी, आयरन डेफिशिएंसी होने के कारण होती है थायराइड ग्लैंड की माल फंक्शनिंग। यहाँ पर देखिए माल फंक्शन का मतलब क्या होता है? इस तरह के ग्लैंड एनलार्ज्ड हो जाते हैं और ये एक तरह की कंडीशन कॉज कर देते हैं, जिनको कहा जाता है गॉइटर। ये यहाँ पर यही आपको बताया गया। देखिए आयोडीन डेफिशिएंसी मेन कॉज है थायराइड डिसीज का, और अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए आयोडीन डेफिशिएंसी, बहुत ज़्यादा पर्सन जो है उसके अंदर आयोडीन की बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी आ जाए, तो क्या हो सकता है? उनको परमानेंट ब्रेन डैमेज जैसी कंडीशन हो सकती है। और अगर बेबीज़ की बात करें तो उनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, मतलब फंक्शनिंग में उनको प्रॉब्लम आ सकती है, माइंड फंक्शनिंग में। आयोडीन क्या है? देखिए एक तरह का मिनरल होता है, सभी को पता होगा, जो कि सी वाटर और सॉइल में से पाया जाता है। आयोडीन जो है, हम अपने घरों में जो नमक होता है जनरली वो आयोडीन वाला नमक खाते हैं ताकि इस तरह की कमी ना हो शरीर में। बॉडी को आयोडीन चाहिए होता है बहुत सारे अलग अलग पर्पस के लिए, बट थायराइड हार्मोन जो है उनकी अच्छे से प्रोडक्शन हो पाए थायराइड ग्लैंड के थ्रू, इसीलिए आयोडीन खाने में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।